नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि प्रोफेसर यांग ली मैनहो को एमएलए का गला दबाने के लिए उकसा रहे थे। अब आगे। जिस पल सारे पजल्स के पीसेस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, सारा शक कम हो जाता है और संतोषजनक सच बाहर आ जाता है। वो उस कानून के फैसले की शुरुआत होती है जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार है। पर क्या कानून सच में न्यायपरायण है? Well, let's find out. ये अंधा कानून है। कोर्ट रूम में बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब प्रोफेसर यांग हाजिर नहीं होते तो हांजुन प्रोफेसर यांग को कॉल करते हुए उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ वॉशरूम में प्रोफेसर यांग ली मैनहो को भड़काए ही जा रहे होते हैं। मार दो इसे, जान ले लो इसकी। फिर वो फोन में उसकी फोटोज खींचते हुए बड़बड़ाने लगते हैं। जल्दी करो, इसे खत्म कर दो और जेल में तब तक सड़ते रहना जब तक तुम्हारी मौत ना आ जाए। ली मैनहो उन्हें जोर जोर से मारने लगता है। तभी अपना एरोगेंट बाबा वहां आ जाता है और डर के मारे ली मैनहो एमएलए को उनकी तरफ फेंक कर भागता है, जिसके पीछे हांजुन भी भागता है। एमएलए बोलते हैं, अगर वो मुझे मार देता तो उसके साथ साथ तुम भी खूनी कहलाते। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, खूनी? मैं तो आपको ये दिखा रहा था कि वो आपकी जान लेने के इंटेंशन से नहीं आया था। वो किसी की जान कैसे ले सकता है जब उसके पैर में एंकलेट लगा हो? वो फिर से जेल नहीं जाना चाहता। एमएलए उन्हें उन फोटोज को डिलीट करने को बोलते हैं, पर प्रोफेसर यांग उन्हें दूसरे बातों में फंसा लेते हैं, जिसमें पता चलता है कि एमएलए का बेटा योंग चन धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और ट्रीटमेंट से वो बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। पर क्योंकि हॉस्पिटल प्रेसिडेंट और एमएलए क्लोज हैं, उस बात का फायदा उठाकर उन्होंने जानबूझकर उन लोगों से ऐसा स्टेटमेंट दिलवाया है कि योंग चन जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकता, ताकि येसियोल की मुसीबतें और बढ़े। प्रोफेसर यांग की बातें सुनकर एमएलए प्राउडली अपने पावर का धौंस दिखाते हुए वहाँ से चले जाते हैं एंड अपने यांग क्रेट्स एमएलए के दिमाग से फोटो वाली बात निकालने में कामयाब। आई, कितना मारा उस कमीने ली मैनहो ने। उधर भागते भागते ली मैनहो गिर जाता है और हांजुन उसे पकड़ लेता है। वो उसका शूज निकालकर अपने शूज से उसका साइज मिलाता है, फिर उसका नंबर देखता है जो 275 है, यानी कि वही साइज जिन साइज के सोल्स उस बैग में थे। फिर वो उस पेन को निकालता है और उसे खोलकर दिखाता है और पता चलता है कि प्रोफेसर सीओ के उस पेन में एक हिडन कैमरा लगा था, जिसमें ऑब्वियसली उस दिन की सारी चीजें रिकॉर्ड हुई होगी। हांजुन बोलता है, ये मेरे अंकल का है, पर किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ कर दी है। ली मैनहो बोलता है, तो क्या? हांजुन बोलता है, तुम क्या नहीं पूछना चाहते? तुम पूछना चाहते हो कैसे? ये मेरे हाथ में कैसे आया? प्रोफेसर यांग ने मुझे ये दिया है, उन्होंने ही बताया कि ये मेरे अंकल का है। ये सुनकर ली मैनहो कुछ सोचता है और जाने लगता है। हांजुन बोलता है, बाद में मिलते हैं, वैसे भी वो लोग तुम्हें ट्रैक कर ही रहे हैं, पुलिस स्टेशन में मिलते हैं, और चला जाता है। अब ली मैनहो का दिमाग खराब। इधर प्रोफेसर यांग कोर्ट रूम पहुंच जाते हैं और कार्यवाही शुरू हो जाती है। प्रोसिक्यूटर बे डिटेक्टिव जुंग को विटनेस स्टैंड यानी कि कटघरे में बुलाती है और सवाल करती है, विटनेस, आप डिफेंडेंट येसियोल के कॉल पर हॉस्पिटल गए थे ना? डिटेक्टिव जुंग बोलते हैं, हाँ, इमरजेंसी रूम में। प्रोसिक्यूटर बे पूछती है, उस वक्त डिफेंडेंट के साथ कौन था? डिटेक्टिव जुंग बोलते हैं, हांजुन हुई। अब वो पूछती है, सिर्फ हांजुन हुई और कोई नहीं? डिटेक्टिव जुंग हाँ में जवाब देते हैं। प्रोसिक्यूटर बे पूछती है, क्या वो काफी क्लोज लग रहे थे? डिटेक्टिव जुंग बोलते हैं, मुझे तो लगा कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हांजुन हुई उसे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव था। प्रोसिक्यूटर बे को तो यही सुनना था और सबको सुनाना था, इसलिए अब वो फर्दर क्वेश्चन नहीं करती। तो जज क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बोलते हैं, पर प्रोफेसर यांग कोई भी सवाल करने से मना कर देते हैं। ये सुनकर जूरर और सारी भीड़ के साथ साथ जज भी हैरान हो जाते हैं। आपको सच में कोई सवाल नहीं करना? जी बिल्कुल, प्रोफेसर यांग जवाब देते हैं। सोले भी लाइक, इनका स्क्रू व्रू ढीला हो गया है क्या?
कुछ पूछ क्यों नहीं रहे? दूसरी तरफ स्वीटू सोंगजे प्रोफेसर यांग के दिए काम में लगा हुआ है। मैंने सुना है तुम एक सर्टिफाइड डिजिटल एग्जामिनर हो। सोंगजे हमें जवाब देता है। इस पर वो उसे अपना मोबाइल फोन देते हुए बोलते हैं, हियरिंग खत्म होने तक पता लगा सकते हो कि क्लाइंट ने इस वीडियो को किस समय देखा था। प्रोफेसर यांग जिस क्लाइंट और वीडियो के बारे में बोल रहे थे वो ये सियोल और वो सेक्स वीडियो है। अच्छा। अंदर कोर्ट में प्रोफेसर यांग येसियोल के चोट वाली फोटो सारे जूरर्स को बांटते हैं, जो देखकर सोले की माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये हमदर्दी वाले नहीं बल्कि गुस्से वाले आंसू हैं। जिस डॉक्टर ने येसियोल के उन चोटों को एग्जामिन किया था, प्रोफेसर यांग उससे सवाल करते हैं, विटनेस, आप ही वो डॉक्टर है ना जिसने डिफेंडेंट येसियोल को ये मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था? क्या ये सारे जख्म पीटे जाने की वजह से हुए हैं? डॉक्टर हाँ में जवाब देते हैं। प्रोफेसर यांग पूछते हैं, कितने बुरे तरीके से पीटा गया है? वो अपना शर्ट उठाकर दिखाते हुए बोलते हैं, इससे भी बुरे तरीके से? डॉक्टर हाँ में जवाब देते हैं। अब वो अपनी चोट जूरर्स को दिखाते हुए बोलते हैं, किसी ने मुझे यहाँ पर मारा और ये बहुत दर्द कर रहा है। उस फोटो में येसियोल की हालत देखकर माँ बहुत इमोशनल और गुस्सा हो जाती है और पेपर को अपनी मुट्ठी के अंदर दबाकर मचोड़ने लगती है। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उस वक्त डिफेंडेंट को कितना दर्द हुआ होगा। तभी प्रोसिक्यूटर पे ऑब्जेक्ट करती है, ये बोलकर कि आपके पास कोई सबूत है कि योंगचन ने उसे मारा है। इस पर अपने यांगक्रेट्स बोलते हैं, आपके पास कोई सबूत है कि उसने नहीं मारा? जब वो मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था उस वक्त तक वो हमेशा उसी के साथ रहती थी। टेक्स्ट मैसेजेस और फोटोज ये प्रूफ करते हैं। प्रोसिक्यूटर बे बोलती है, पर इससे ये साबित नहीं होता कि विक्टिम योंगचन ही उस पर हाथ उठाता था। अब वो जूरर्स को समझाने लगती है, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर से मिलने से पहले वो हमेशा विक्टिम योंगचन के साथ रहती थी, ये नहीं माना जा सकता कि उसी ने डिफेंडेंट पर हाथ उठाया है। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, और अगर डॉक्टर से मिलने से पहले वो योंगचन के अलावा और किसी से मिली ही ना हो तो? इस पर प्रोसिक्यूटर बे की बोलती बंद। उसके बाद प्रोसिक्यूटर बे उस डॉक्टर से सवाल करना शुरू करती है, जब पहली बार वो आपसे मिलने आई थी तो कोई और उसके साथ था? डॉक्टर हाँ में जवाब देते हैं। प्रोसिक्यूटर बे पूछती है, कौन? वो बोलते हैं, जहाँ तक मुझे याद है वो उसका बॉयफ्रेंड था। प्रोसिक्यूटर बे बोलती है, बॉयफ्रेंड से आपका मतलब है विक्टिम को योंगचन? डॉक्टर बोलते हैं, एक्चुअली यहाँ आने से पहले मैंने चेक किया था, क्रेडिट कार्ड पर को योंगचन का ही नाम लिखा था। अब वो पूछती है, उसने आपसे क्या कहा? डॉक्टर बोलते हैं, वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि किसी स्टॉकर ने मिस येसियोल की वो हालत की है और मुझे बॉडीली हार्म का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने को कह रहा था ताकि उस स्टॉकर पर चार्जेस लगा सके। प्रोसिक्यूटर बे पूछती है, डिफेंडेंट येसियोल का क्या रिएक्शन था? डॉक्टर बोलते हैं, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं था, तो मैंने भी मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर दिया। प्रोसिक्यूटर बे बोलती है, आपको जरा सा भी शक हुआ कि डिफेंडेंट पर हाथ उठाने वाला विक्टिम योंगचन हो सकता है? डॉक्टर ना में जवाब देते हैं। अब प्रोसिक्यूटर बे जूरर से बोलती है, आपने सुना? विक्टिम वो असॉल्टर नहीं है जिसने डिफेंडेंट को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, बल्कि वो तो उसका गार्डियन बनकर उसके साथ गया था। अब कहानी पास्ट में जाती है। 26 मार्च 2020 योंगचन येसियोल को हॉस्पिटल लेकर आता है। अरे राम, क्या हालत कर दी है इसकी। ऐसे कमीने को तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। You bastard! साले सुअर की औलाद, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरी मां के। वो येसियोल से कहता है, चलो तुम्हारा इलाज कराकर मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मैं बहुत कमीना हूँ ना, अगर मैंने दोबारा कभी ऐसा किया तो उस मेडिकल सर्टिफिकेट को यूज करके मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर देना, ठीक है ना? येसियोल कुछ नहीं बोलती। योंगचन उसे गले लगा लेता है और अपने साथ अंदर ले जाने लगता है। चलते चलते येसियोल की सैंडल भी निकल जाती है, पर कमीने योंगचन का उस पर ध्यान तक नहीं जाता। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ उन फोटोज को देख देख कर माँ के बर्दाश्त की सीमा टूट जाती है। वो उसे मारने के बाद वहाँ ले गया था। तभी जज उन्हें टोकते हैं, जूरर नंबर 4 प्लीज शांत रहें। ट्रायल के वक्त जूरर का बोलना अलाउड नहीं है। अगर आपके पास कोई सवाल या कुछ कहना है तो प्लीज उसे एक पेपर में लिखकर सबमिट करें। माँ कुछ नहीं बोलती और अपना गुस्सा पीकर रह जाती है, पर सोले उनका दर्द अच्छे से समझ रही होती है।
उनका ये रिएक्शन देखकर अटॉर्नी सॉन्ग उनका प्रोफाइल चेक करने लगते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो सोले की माँ है। दूसरी तरफ बैड फार्मा जूरी ट्रायल भी चल रहा होता है और मिस्टर डोंग मस्त उबासियां मार रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर किम वहाँ आती है, जिन्हें वकील पार्क अपने बगल वाली सीट ऑफर करते हैं, पर वो एमएलए के बगल में जाकर बैठ जाती है। गजब बेइज्जती है। एमएलए पूछते हैं, आप यहाँ? प्रोफेसर किम बोलती है कि हमारी लीगल क्लिनिक ही वेबसाइट की ओनर लेडी की मदद कर रही है। अच्छा। उधर सोले येसियोल के जूरी ट्रायल रूम से बाहर आ जाती है क्योंकि उसे अपनी माँ की हालत देखी नहीं जा रही थी। अब कहानी पास में जाती है, जहाँ हाई स्कूल गर्ल सोले गुस्से में चिल्ला कर दरवाजे पर अपना हाथ पीट रही थी, जिस वजह से उसका हाथ खून से लथपथ हो गया था। लेकिन उसका जल्लाद सौतेला बाप दरवाजा नहीं खोल रहा था और कंटिन्यूअसली माँ को मारे जा रहा था। जी हाँ, सोले का सौतेला बाप उसकी माँ पर हाथ उठाता था, डोमेस्टिक वायलेंस करता था। अंदर से सिर्फ माँ की दर्द भरी चीखों की आवाज आ रही थी। सोले इतने गुस्से में थी कि अगर वो जल्लाद आज रूम से बाहर होता तो शायद वो उसका खून कर देती। तभी कांगदान आकर उसे रोकने लगती है, पर सोले नहीं रुकती और हथौड़ा निकालकर लॉक पर मारने लगती है। लेकिन कांगदान उसे वो भी नहीं करने देती और उस पर चिल्लाती है, मैंने कहा ना शांत हो जाओ। फिर कांगदान एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है और माँ की दर्द भरी चीखें कंटिन्यूअसली आए ही जा रही होती है। सोले दरवाजे पर ही बैठकर अपने हाथों से दोनों कानों को ढककर जोर जोर से रोने लगती है। वो सब याद करके सोले बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तभी हांजुन उसके पास आता है, जो उससे पूछता है, तुम बाहर क्यों आ गई? ट्रायल नहीं देखना? सोले बोलती है, सही कहा, मुझे देखना चाहिए, और जाने लगती है। तभी हांजुन बोलता है, जूरर नंबर 4 की वजह से? ये सुनकर सोले पीछे मुड़ती है। हांजुन बोलता है, मुझे लगा ही था कि वो जानी पहचानी है, मैं कभी किसी का चेहरा नहीं भूलता। सोले कुछ नहीं बोलती और जाने लगती है, पर येसियोल के ट्रायल में नहीं, बल्कि बैड फार्मा जूरी ट्रायल की ओर। और हांजुन सोच में पड़ जाता है। फिर वो भी येसियोल के जूरी ट्रायल में चला जाता है। प्रोफेसर यांग अपने स्वीटू की वाइफ जुयोंग को कटघरे में बुलाकर जज से बोलते हैं कि अब हम इस बात पर फोकस करेंगे कि योंग चैन ने कैसे मिस येसियोल को सेक्सुअली असॉल्ट किया। इससे मिस येसियोल की दर्द भरी यादें भी ताज़ा हो जाएगी, इसलिए प्लीज मिस येसियोल को कुछ देर के लिए कोर्ट रूम से बाहर जाने का अलाउ कीजिए। तभी प्रोसिक्यूटर जिन ऑब्जेक्ट करते हैं, ये बोलते हुए कि सेक्सुअल असॉल्ट का नाम देकर प्रोफेसर यांग योंगचन को दोषी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और येसियोल को विक्टिम। पर प्रोफेसर यांग अपने शब्दों के बाण से उन्हें चुप करा देते हैं और जज से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं। प्रोसिक्यूटर जिन फिर से ऑब्जेक्ट करते हैं, पर इस बार उन पर कोई ध्यान नहीं देता। जज बाकी दोनों जजेस से डिस्कस करते हैं और येसियोल से बाहर जाने का पूछते हैं, पर येसियोल जाने से मना कर देती है। ये सुनकर प्रोफेसर यांग एक लंबी सी आह भरते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि येसियोल को आगे जो सवाल वगैरह आने वाले हैं वो सब सुनना पड़े। मजबूरन येसियोल की मौजूदगी में ही उन्हें कार्यवाही शुरू करनी पड़ती है। दोस्तों, मैं आपसे भी कह रही हूँ, आगे जो सवाल होने वाले हैं, अगर वो आपके लिए अनकंफर्टेबल होने लगे तो आप स्किप कर दीजिएगा या फिर मत देखिएगा। ओके, तो सवाल जवाब शुरू करते हैं। जुयोंग बताती है कि हॉस्पिटल में रेप विक्टिम का एग्जामिन करने वाला केसेस वही हैंडल करती है और येसियोल को भी उसी ने एग्जामिन किया था। प्रोफेसर यांग पूछते हैं, जिस दिन योंगचन जख्मी हुआ था उसी दिन येसियोल को भी हॉस्पिटल ले जाया गया था, आपने ही उसे एग्जामिन किया था, है ना? जुयोंग हाँ में जवाब देती है। प्रोफेसर यांग पूछते हैं, एज एन एक्सपीरियंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल, आपको लगता है कि योंगचन ने मिस येसियोल का रेप किया है? जुयोंग बोलती है, पहली बार जब मैंने येसियोल को एग्जामिन किया था तो वो बहुत नर्वस थी। एग्जामिनेशन के दौरान मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी जो नहीं होता अगर वो अपनी मर्जी से सेक्स करती। प्रोफेसर यांग पूछते हैं, जैसे कि स्ट्रगल करने की वजह से डिफेंसिव इंजरीज वगैरह? तभी प्रोसिक्यूटर जिन ऑब्जेक्ट करते हैं, ये बोलते हुए कि वो सवाल को दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। उसके बाद वो जुयोंग से सवाल करना शुरू करते हैं, आप जो कुछ चीजों के बारे में बता रही थी वो चीजें क्या है? जुयोंग बोलती है, उसके हाथ और पैर में चोट और खरोंच के निशान थे, उसके नाखूनों में योंगचन की खाल भी थी और प्राइवेट पार्ट्स में जख्म भी था। इस हिसाब से तभी उसकी बात काटते हुए प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, ये सब तो तब भी हो सकता है ना जब कपल रफली इंटरकोर्स करते हैं। जुयोंग बोलती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा? प्रोसिक्यूटर जिन फिर से उनकी बात काटते हैं, हाँ या नहीं? जुयोंग हाँ में जवाब देती है। ये कमीना प्रोसिक्यूटर, काश उस दिन जुयोंग भी कोर्ट में मौजूद होती जब हमारे धुरंधरों ने इसके हाना वाली नौटंकी का मुंह तोड़ जवाब दिया था। आज आप मिस्टर यांग की साइड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उस वक्त उन्होंने आपकी मदद की थी, है ना?
सोले बोलती है मैं उनकी साइड नहीं ले रही। प्रोसिक्यूटर जिन फिर से उसकी बात को काटते हुए बोलते हैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। सोले और भी ज्यादा गुस्सा जाती है। हाँ या नहीं जरूरी नहीं है जब विटनेस बयान दे। आपने कहा था कि क्राइम सीन पर आपने शुगर पैकेट नहीं देखा है ना? हांजन बोलता है हाँ, पर मैं अपने अंकल के। प्रोसिक्यूटर जिन उसकी बात काटते हुए बोलते हैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब। इस बार हांजन उनकी बात काट देता है। हाँ या ना में जवाब देना जरूरी नहीं। मुझसे पहले जब विटनेस आई थी मैंने उसे ये सब बताया है। अगर जुयोंग को भी ये पता होता तो आज ये प्रोसिक्यूटर इतना नहीं उछल पाता। Yes, exactly. प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं इंटरकोर्स को लेकर सबके अपने अपने टेस्ट और स्टाइल्स होते हैं, नहीं? जुयोंग शर्मिंदगी से उनके सवालों पर हामी भर देती है। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं वही तो, दोनों ने अपनी मर्जी से वो सेक्स वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो फिर ये क्लेम करने का क्या मतलब बनता है कि योंगचन ने उसका रेप किया और वो सेक्स वीडियो से... माफ करना, तुम्हारे बकवास से मैं सरक गया। दूसरी तरफ बैड फार्मा जूरी ट्रायल में प्रोफेसर किम बयान दे रही होती है और सोले वहीं बैठी उन्हें सुन रही होती है। आपको याद है जूरी ट्रायल से पहले जीहू सोले को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे सोले से बैड फार्मा केस से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, पर तभी प्रोफेसर किम येसियोल को ढूंढते ढूंढते वहां गई थी। हाँ, तो उसी के बाद उसने सोले को बताया कि अटॉर्नी सॉन्ग भी उन पेरेंट्स में से एक है जो चाइल्ड सपोर्ट नहीं देते, और एमएलए के द्वारा जब ये केस हाईलाइट हुआ तो उन्होंने चाइल्ड सपोर्ट के सारे पैसे चुका दिए, जिस वजह से रिसेंटली ही बैड फार्मा वेबसाइट से उनका नाम और इन्फॉर्मेशन वगैरह हटा दिया गया है। फिर क्या था, सोले ने ये सारी बातें प्रोफेसर किम को बता दी, जो इस केस में प्रोफेसर किम के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है। वो बोलती है लिस्ट में तो एक बड़े लॉ फर्म का जाना माना लॉयर भी शामिल है जिसने अपनी 2 बच्चियों को चाइल्ड सपोर्ट देने से मना कर दिया था। जब ये केस हाईलाइट होना शुरू हुआ तब उसने चाइल्ड सपोर्ट के 100 मिलियन वॉन यानी कि लगभग 65 लाख जमा किए। ये सुनकर पूरी भीड़ हैरान होकर आपस में खुसफुसाने लगती है। प्रोफेसर किम बोलती है अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो बगल वाले जूरी ट्रायल रूम में जाकर चेक कर लीजिए जहाँ वो प्रोसिक्यूशन का अटॉर्नी बनकर बैठा है। ये सुनकर एमएलए का दिमाग खराब और सारी मीडिया येसियोल के कोर्ट रूम की ओर भागती है। Cause why not? जो एमएलए बैड फार्मा और चाइल्ड सपोर्ट के लिए लड़ रहा है उसी के अंदर एक ऐसा वकील काम कर रहा है जो चाइल्ड सपोर्ट का वायलेशन करता है। अब इतनी तड़कती भड़कती ब्रेकिंग न्यूज ये लोग अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं? वही तो। रिपोर्टर किम भी उस ओर भागते हुए रिपोर्टर चॉय को कॉल करते हैं, पर रिपोर्टर चॉय को वहां जाकर ये मसालेदार तड़कती भड़कती ब्रेकिंग न्यूज कवर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीहू ने जो एमएलए के बारे में दमदार खबर इन्हें दी है वो यही है। अगर मैं आपको एमएलए से रिलेटेड एक दमदार खबर दूं तो जो इन्होंने ऑलरेडी पब्लिश कर भी दी है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। सारे मीडिया वाले चुपचाप आकर बैठ जाते हैं। कौन जाहिर सी बात है, कार्यवाही के दौरान तो ये अपनी मीडियागिरी नहीं दिखा सकते ना। इन बेचारों को तो पता भी नहीं है कि जिस एक्सक्लूसिव न्यूज के लिए ये लोग यहाँ आए हैं वो ऑलरेडी किसी ने पब्लिश कर भी दी है। सबके एफर्ट्स बेकार जाने वाले हैं। खैर, हम केस पर आते हैं। प्रोफेसर यांग हांजुन को कटघरे में बुलाते हैं, जो स्क्रीन पर उसी दिन वाली सीसीटीवी वीडियो दिखाता है जब योंगचन ने येसियोल को वो वीडियो भेजा था, और बोलता है येसियोल के पास वो वीडियो 9 नवंबर की रात 8:15 पर आई थी। वो सबको येसियोल का रिएक्शन दिखाते हुए बोलता है वो इतनी ज्यादा शॉक में चली गई थी कि अपना होश ही खो दिया। प्रोफेसर यांग पूछते हैं विटनेस, उस वक्त आपको पता था कि ये वही सीक्रेटली रिकॉर्डेड वीडियो है? हांजिन बोलता है मैंने बस गेस किया था, येसियोल बहुत पैनिक कर रही थी इसलिए मैं नहीं पूछ पाया। प्रोफेसर यांग जूरर से बोलते हैं अगर वो वीडियो येसियोल की मर्जी से रिकॉर्ड किया गया होता तो क्या वो वैसा रिएक्ट करती? क्योंकि वो सीक्रेटली रिकॉर्ड किया गया था इसलिए उसने तभी उनकी बात काटते हुए प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं इससे ये साबित नहीं होता कि उसी वीडियो की वजह से उसने वैसा रिएक्शन दिया था। उसके बाद प्रोसिक्यूटर वे हांजुन से सवाल करने लगती है विटनेस, आप डिफेंडेंट येसियोल को अपने पीठ पर लेकर हॉस्पिटल गए थे जबकि एम्बुलेंस उसे ले जा सकती थी और पूरे वक्त आप उसी के साथ थे, है ना? हांजुन हाँ में जवाब देता है। अब तक अपनी क्लमजी भी बैड फार्मा जूरी ट्रायल रूम से इस कोर्ट रूम में आ चुकी होती है। प्रोसिक्यूटर बे बोलती है
मैंने तो ये भी सुना है कि एक्सीडेंट के बाद आपने एक फ्रेंड को डिफेंडेंट का रूम भी चेक करने को कहा था। हांजुन बोलता है, हाँ, ये पक्का करने के लिए कि लोगों को ये ना लगे कि येसियोल ने एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं या फिर वो भागने की कोशिश कर रही है। प्रोसिक्यूटर बे बोलती है, आपको डर था कि उसे बिना वारंट के अरेस्ट ना कर लिया जाए या कोई सजा ना मिल जाए, इसलिए उसे बचाने के लिए आपने उतना कुछ कर दिया। अब वो जूरर से बोलती है, इस हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों बहुत करीब हैं? हांजुन बोलता है, मैं उसे अब्यूज होने से बचाना चाहता था और उस वजह से अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है तो हाँ, उसकी सुरक्षा के लिए मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। मैंने तो एमएलए को भी रोका था जो हॉस्पिटल में उस पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर वहाँ मौजूद भीड़, स्पेशली मीडिया पर्सन, आपस में खुसफुस करने लगते हैं। हांजुन बोलता है, उसकी जगह अगर मेरी कोई और दोस्त भी होती या होता तब भी मैं वैसा ही करता। मैं अपने किसी भी दोस्त के साथ नाइंसाफी कभी नहीं होने देता। अब प्रोसिक्यूटर बे वही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर दिखाती है और पूछती है, यहाँ पर आप डिफेंडेंट येसियोल से क्या कह रहे थे? हांजुन बोलता है, हर बात बताना जरूरी है। प्रोसिक्यूटर बे बोलती है, अगर आप जवाब देने में अनकंफर्टेबल है तो मैं मदद करती हूँ। उस वक्त क्या आपको पता था कि वो मिस्टर यांग के ट्रायल में बयान देने वाली है? हांजुन बोलता है, मैं गेस कर रहा था कि शायद वही बयान देने वाली है। प्रोसिक्यूटर बे बोलती है, तो आपको पक्का नहीं पता था। कुछ देर पहले आपने कहा कि आपने गेस किया कि वो सीक्रेटली रिकॉर्डेड वीडियो हो सकता है। इसका मतलब आप उस बात को लेकर भी श्योर नहीं थे, है ना? हांजुन हाँ में जवाब देता है। प्रोसिक्यूटर बे बोलती है, एज अ लॉ स्टूडेंट आपको नहीं लगता कि आपको उस बारे में नहीं बोलना चाहिए जिसे लेकर आप श्योर नहीं हैं? आपकी इन बातों से हमारे जूरर्स गलत दिशा में जाकर कुछ और ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हांजुन अपना सिर झुकाकर बोलता है, आपने सही कहा। प्रोसिक्यूटर बे ताना देते हुए बोलती है, हांगकांग यूनिवर्सिटी में अगर मैं क्रिमिनल लॉ पढ़ाती तो मैं सबसे पहले बेसिक सिखाती। वो प्रोफेसर यांग की तरफ देखते हुए बोलती है, इन्होंने आपको नहीं सिखाया? ये सुनकर हांजुन उनकी तरफ देखता है और वो भी देखते हैं, जो देखकर प्रोसिक्यूटर बे बोलती है, जिस तरह से आप दोनों ने आपस में अपनी निगाहें बदली है, देखकर लगता है कि आप काफी करीब हैं। वो जूरर से कहती है, आप लोग ये बात याद रखिएगा। अब प्रोसिक्यूटर बे वीडियो प्ले करके वो वाला पार्ट दिखाती है जब हांजुन ने येसियोल को वो पेपर दिया था और पूछती है कि यहाँ पर हांजुन ने उसे क्या दिया था। हांजुन बताता है कि उस पेपर में योंगचन ने लिखा था कि वो येसियोल के रूम में दोबारा चोरी छुपे कभी नहीं जाएगा। प्रोसिक्यूटर बे पूछती है, आपने योंगचन से वो क्यों लिखवाया था? आपने तो कहा कि आप दोनों सिर्फ दोस्त हैं। हांजुन जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलता ही है कि वो एक और सवाल करती है, जब आपने उसे वो पेपर दिया तो क्या कहा था? लेकिन इसका जवाब भी वो हांजुन को नहीं देने देती और खुद ही बड़बड़ करने लगती है। तुम्हें प्रोफेसर यांग की बात सुननी चाहिए ना कि योंगचन की। अगर लॉ स्कूल में रहना है तो तुम्हें प्रोफेसर यांग की बात माननी होगी। ये सब सुनने के बाद अगर डिफेंडेंट येसियोल ने अपने प्रोफेसर यांग का ये मैसेज देखा होगा जो उसे फौरन मिलने की बात कर रहे थे, तो जाहिर है कि वो डर गई होगी। इसलिए उसने अपना फोन गिरा दिया और पैनिक करने लगी। प्रोफेसर यांग ऑब्जेक्ट करने लगते हैं पर प्रोसिक्यूटर बे उन्हें काट देती है। सच में आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? मुझे तो लगा आप इस बार भी नो ऑब्जेक्शन या नो क्वेश्चन कहेंगे। आप देर रात गए उसे मिलने के लिए क्यों बुला रहे थे? वो जूरर से बोलने लगती है, जब वो इनके खिलाफ बयान देने वाली थी तो वो उससे मिलना क्यों चाहते थे? उसके बाद ही डिफेंडेंट येसियोल ने अपना मन बदला और इनके खिलाफ जाने के बजाय इनके फेवर में बयान दे दिया। वो प्रोफेसर यांग के पास आकर बोलती है, और इसीलिए आपने उसके केस में उसे रिप्रेजेंट करने के लिए वॉलंटियर किया। इसी वजह से आप यहाँ है ना? ये सब सुनकर पहली बार अपने यांग क्रेट्स की बोलती बंद। इज लिटरली इन शॉक्ड। उनके मुंह से भाप तक नहीं निकल रही होती, बोली तो दूर की बात है। सिचुएशन पूरा टेंस हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह फंस चुके हैं। उनके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं कि तभी सोले की माँ की आवाज आती है, जिन्हें वॉशरूम जाना था। टेंस सिचुएशन में इस तरह से खलल डालने के लिए कानूनी आदमी उन पर बिगड़ जाता है, बट नेचर कॉल इज सुप्रीम। उसके सामने किसी का भी कुछ नहीं चलता, इसलिए जज को भी 30 मिनट का ब्रेक देना पड़ता है। एंड दैट्स हाउ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल्ड। वाह अम्मा जी, कमाल कर देता। सोले की माँ की जय हो। बाल बाल बच गया रे देवा। तभी वकील पाक अंदर आते हैं और बोग्गी को अपने साथ खींचते हुए बाहर ले जाते हैं। वो उसे किसी क्लाइंट के काम से कहीं भेज रहे होते हैं, बट वो नहीं जाना चाहता क्योंकि येसियोल का ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ है। पर ही इज पिद्दू सा इंटर्न जो वकील पाक के अंडर काम कर रहा है, तो ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है।
ये दोनों रामयोन यानी कि नूडल्स खाते हुए जीहू ने जो प्रोसिक्यूटर जिन पर केस किया है उसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी प्रोसिक्यूटर जिन वहाँ आते हैं जो हांजुन का रामयोन लेकर खाने लगते हैं। अभी तुम हम में से ही एक हो, तुम मेरे अंडर इंटर्नशिप कर रहे हो। हांजुन उनसे अपना रामयोन छीन लेता है, पर तब तक वो पूरा खा चुके थे और अपने एरोगेंट बाबा के लिए सिर्फ पानी ही बचा होता है। मैं अपना रामयोन बहुत सीरियसली लेता हूँ, तो क्या हो गया, बचा हुआ पानी पी लो। हांजुन को इरिटेट करने के बाद वो जीहू को वार्निंग देने लगते हैं, मुझसे पंगा मत लो। हांजुन हम में से ही एक है, तो मैं उसे तो कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि वंस अ फैमिली ऑलवेज अ फैमिली। पर अगर तुम इसी तरह पंगा लेते रहे तो बहुत पछताओगे। फिर वो जाने लगते हैं। तभी हांजुन बोलता है, असली खूनी का शू साइज 270 नहीं बल्कि 275 है। क्योंकि आप मेरे सुपरवाइजर हैं, तो चलिए साथ में खूनी को पकड़ते हैं। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, मैंने जो तुम्हारे लिए पानी छोड़ा है उसमें चावल मिलाकर खा लेना। म्यूजिक। फिर वो उस निडल माँ की बात निकालता है और दिखाया जाता है कि उस इंजेक्शन और प्रोफेसर सीओ के निडल माँ की फोटो लेकर वो उसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास गया था जिन्होंने दूसरी बार प्रोफेसर सीओ की ऑटोप्सी की थी। दोनों फोटोज दिखाते हुए उसने पूछा कि ये मोटे नीडल का ही निडल मार्क है ना। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा हाँ हो सकता है, लेकिन वो और कोई जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए हांजुन से जाने को कहा और दोबारा कभी न मिलने की रिक्वेस्ट की। इस पर हांजुन ने कहा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की वजह से वो ऑलमोस्ट अपने अंकल का खूनी बन ही गया था, इसलिए उसे जवाब चाहिए। तब फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि पहली ऑटोप्सी में ऑलरेडी शरीर में बहुत डैमेजेस हो गए थे, इसलिए वो नहीं देख पाया। पर फर्स्ट ऑटोप्सी के टाइम पर वो थोड़ी देर के लिए उस एरिया में गया था जहां प्रोफेसर सीओ की ऑटोप्सी हो रही थी। तब उसने किसी को निडल मार्क के बारे में बात करते हुए सुना था। जब हांजुन ये बात प्रोसिक्यूटर जिन को बताता है तो वो बात को डिनाई कर देते हैं, ये बोलकर कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सच नहीं कहा है, बल्कि वही जवाब दिया है जो हांजुन सुनना चाहता था, और चले जाते हैं। हांजुन बोलता है, प्रोसिक्यूटर बनने के बारे में सोचने से पहली बार मुझे डर लग रहा है। तभी जीहू के पास प्रोफेसर यांग एक फोटो भेजते हैं, जो वही वाली फोटो है जिसमें ली मैन हो एमएलए का गला दबा रहा था। बिना हेडबैंड के अपना हेडबैंड बॉय बोगी फोन पर बातें करते हुए शिकायतें कर रहा होता है कि वकील पाक बिना मतलब के उल्टे सीधे काम करवाते रहते हैं, जिसकी बातें सुनकर उससे फोन पर बात करने वाला बिना लॉलीपॉप का लॉलीपॉप गाय येबम बोलता है, कम से कम वो तुमसे कुछ काम तो करवाते हैं, तुम उनके नजर में तो हो। प्रोसिक्यूटर जिन तो मुझे देखते तक नहीं है, जैसे कि मैं हूँ ही नहीं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बोगी बोलता है, येसियोल का ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे वहाँ होना चाहिए था, पर वकील पाके की कुछ से कुछ करवाते रहते हैं। येबम बोलता है, फिकर नॉट बंधु, मैं हूँ ना, तुम्हें सारे अपडेट्स देता रहूंगा। दूसरी तरफ एमएलए प्रोफेसर किम से फोन पर बात कर रहे होते हैं कि आपके बयान की वजह से मेरे सारे सपोर्टर्स अब मेरे खिलाफ हो गए हैं। प्रोफेसर किम बोलती है, मुझे गलत मत समझिए, मुझे भी आज ही पता चला कि वो आपके बेटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे आप सोच क्या रहे थे, आपने वैसे अटॉर्नी को हायर ही क्यों किया जो चाइल्ड सपोर्ट नहीं देता। तभी प्रोफेसर यांग वहाँ आते हैं, वो उन्हें चुपचाप जाने को बोलती है, ये इशारा करते हुए कि वो एमएलए से बात कर रही है। प्रोफेसर यांग भी उनकी बात समझकर आगे चले जाते हैं, जहाँ लिफ्ट के पास उन्हें सीएस गर्ड सोल्बी मिलती है। वो उन्हें येसियोल के केस से रिलेटेड कुछ रिसेंट केसेस के डॉक्यूमेंट देती है जो केस में येसियोल के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। फिर दोनों लिफ्ट में जाते हुए बातें करने लगते हैं, जहाँ प्रोफेसर यांग सोल्बी के प्लेजरिज्म का जिक्र करते हैं। सोल्बी अभी भी डिनाई कर रही होती है। इस पर प्रोफेसर यांग बताते हैं कि उनके पास एक स्मोकिंग गन है जो प्रूफ कर सकता है कि सोल्बी ने प्लेजराइज किया है। सोल्बी बोलती है, तो बता दीजिए सबको। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, वो तुम्हें एक और मौका देना चाहता है, इसलिए वो अभी किसी को नहीं बताना चाहता। उधर प्रोफेसर किम से बात करने के बाद एमएलए अटॉर्नी सॉन्ग पर भड़कने लगते हैं और उन्हें योंगचन के केस से निकाल देते हैं। अटॉर्नी सॉन्ग बोलते हैं, जूरर्स के साथ एक प्रॉब्लम है एंड ही इज टॉकिंग अबाउट सोले की ममा, जिसे सोले कॉल पे कॉल किए जा रही है पर वो कॉल नहीं उठा रही। वो उन्हें मैसेज करके उनका हाल पूछती है पर उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता। सोले बहुत परेशान हो जाती है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि उसकी माँ इस वक्त जूरर है, इसलिए ये उनसे नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ वॉशरूम में अपना एरोगेंट बाबा स्वीटू सोंगजे से टकरा जाता है। वो उससे पिछली बार के लिए माफी मांगने लगता है। सोंगजे बोलता है, अब मुझे समझ आ गया कि तुम प्रोसिक्यूटर क्यों बनना चाहते हो। तुम्हारे चुपते सवालों ने मेरा सोया हुआ जमीर जगा दिया। हांजुन इस बार भी अपना रुमाल उसे ऑफर करता है और सोंगजे बिना किसी आनाकानी के आराम से वो रुमाल लेकर अपने हाथों को पोंछने लगता है।
इट्स अ प्रूफ कि अब वो अपने एरोगेंट बाबा से नाराज नहीं है। फिर वो रुमाल के साथ साथ प्रोफेसर यांग का दिया हुआ येसियोल का फोन भी उसे देता है और कहता है प्रोफेसर यांग से कहना कि मैंने उस समय का पता लगा लिया है जब येसियोल ने पहली बार वो वीडियो देखा था, और चला जाता है। दूसरी तरफ सोले भी बैट फार्मा वेबसाइट की ओनर लेडी से टकरा जाती है, जो उसे सब चीज के लिए थैंक्स करती है और बताती है कि प्रोफेसर किम के बयान की वजह से ट्रायल अब और अच्छे से जा रहा है। साथ ही वो ये भी आशा करती है कि एमएलए के द्वारा प्रपोज किया गया बिल जल्द ही पास हो जाए ताकि आगे चलकर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि सोले को बिल वाली बात कुछ खास अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसमें एमएलए इन्वॉल्व है, पर फिर भी वो उसे हौसला देते हुए कहती है कि हम अंत तक लड़ेंगे। उसके बाद वो खुद से ही बड़बड़ा रही होती है। सही में अगर बिल पास हो जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। भाग, लेकिन मुझे उस एमएलए को सपोर्ट नहीं करना। तभी अपना एरोगेंट बाबा वहाँ टपक जाता है, जो पूछता है क्या हुआ। वो बोलती है मैं भी ये वाले डिफेमेशन लॉ के अगेंस्ट हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं चाहती कि इसका क्रेडिट उस एमएलए को मिले। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। हांजिन बोलता है तो तुम्हारा पॉइंट क्या है। सोले बोलती है मेरा पॉइंट ये है कि मैं। जब उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या बोले, तो हांजिन को अवॉइड करते हुए माँ मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, ऐसा बड़बड़ाते हुए वहाँ से भाग लेती है। वो कोर्ट रूम पहुँचती है जहाँ इस वक्त सिर्फ येसियोल होती है जो कुछ पढ़ रही होती है। सोले सीधे जाकर अपनी माँ की सीट पर बैठ जाती है जहाँ उसे माँ के हाथों से मचोड़ा हुआ वही पेपर दिखता है, जो देखकर सोले इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये अच्छे से समझ रही है कि इसकी माँ कैसा फील कर रही होगी, उन पर क्या बीती होगी। साथ ही फोटोज को देखकर उसे येसियोल पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उस कमीने ने उस पर हाथ उठाया था, इस बात को भी लेकर उसके दिल में दर्द हो रहा होता है। वो येसियोल की तरफ देखती है जो उसी की तरफ देखकर इमोशनल हो रही थी। सोले इशारे से उसे दिलासा देने लगती है, फिर और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी हांजुन, जीहू और येबम वहाँ आते हैं और सब लोग येसियोल के केस पर बातें करने लगते हैं। तभी लैपटॉप पर इन्हें कुछ दिखता है जो देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। इन्होंने क्या देखा है वो आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा, तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रोफेसर यांग वहाँ आते हैं जिन्हें फोन देते हुए हांजुन बताता है कि सोंगजे ने वीडियो देखने के टाइम का पता लगा लिया है। दूसरी तरफ सुटू सोंगजे प्रोसिक्यूटर जिन से टकरा जाता है। वो उन्हें बोलता है कि वो बयान नहीं देना चाहता और येसियोल के फोन का डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट देकर चला जाता है। ब्रेक खत्म होने के बाद ट्रायल कंटिन्यू होता है और इस बार बाकियों के साथ वाइस डीन और डीन साहिबा भी ट्रायल को ज्वाइन करते हैं। हांजुन को कटघरे में बुलाकर प्रोसिक्यूटर जिन सवाल करने लगते हैं। आपका कहना है कि आप मिस येसियोल को स्टडी में सिर्फ इसलिए मदद करते थे क्योंकि आप दोनों एक ही स्टडी ग्रुप में थे। आप दोनों सिर्फ दोस्त हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, है ना? हांजुन बोलता है हाँ, हालांकि हमारे ग्रुप में कोई है जिस पर मैं सच में ध्यान देना चाहता हूँ, पर वो येसियोल नहीं है। प्रोसिक्यूटर जिन सारे स्टूडेंट की तरफ देखकर बोलते हैं तब तो आपका वो कोई यही होगा, क्योंकि मिस येसियोल की मदद करने के लिए आपके स्टडी ग्रुप के सारे लोग यहीं मौजूद हैं। हांजुन हाँ में जवाब देता है। ये सुनते ही सोलबी का फोकस हांजुन पर और सोले भी कंफ्यूजन में उसे देखने लगती है। प्रोसिक्यूटर जिन पूछते हैं कौन है वो। हांजुन कुछ नहीं बोलता। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं बताइए हमें कौन है वो। अगर आपकी बात सच है और आप मिस येसियोल के साथ अपना रिलेशनशिप छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो बताइए हमें। ये सुनकर हांजुन अपने दोस्तों को देखने लगता है जिनका पूरा ध्यान उसी पर होता है, स्पेशली दोनों सोले। और यहीं पर ये पार्ट खत्म। आपको क्या लगता है हांजुन किसका नाम लेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और नए लोग सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और इंस्टा भी फॉलो कर ही लीजिएगा। ओके देन, अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।